नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका वीर में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 पॉलिटी, क्या कक्षा 10 की पॉलिटी यानी कि राजनीति विज्ञान या लोकतांत्रिक राजनीति कह सकते हैं, नागरिक शास्त्र भी कह सकते हैं इसे। उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। पावर माने शक्ति, शेयरिंग माने बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। और इसका जो हमारा चैप्टर है हिंदी में तो उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी, यानी कि शक्तियों की साझेदारी हो जाना। ठीक है, शायद आप लोग इसे अभी ना समझ पाए हों, लेकिन जब तक आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और इसमें जो आप देखेंगे, जब समझेंगे तब शायद समझ जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने भी ये चैप्टर पढ़ा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि आखिर क्या है। मतलब सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी समझ गए थे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया था। लेकिन आप चैप्टर जब पढ़ेंगे, पूरा उसका एनालाइज करेंगे, तब समझ में आएगा। और ये सिर्फ 10th के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो अगले तैयारियां करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले हमारे जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें 2 एग्जाम्पल लिए गए हैं, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। तो हम उनके थ्रू मतलब उसे समझेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने मैप हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो बना हुआ है मैप, ये है बेल्जियम का मैप। किसका है? बेल्जियम का मैप। और ये जो कलर्स, ये अलग अलग कलर्स इसमें फिल किए हैं मैप में, वो क्या है? तो देखिए, ये तो है ब्रसल्स, यानी कि बेल्जियम की राजधानी, कैपिटल ऑफ बेल्जियम क्या है? ब्रसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, तो वह उसे क्या इस रंग से दिखाया गया है। और रेड कलर से ये जो ये वेलोनिया क्षेत्र को दिखाया गया है। ये जो वलोन एरिया पड़ती है उसे। फ्लैमिश यानी कि ये जो पीला क्षेत्र है इसे फ्लैमिश को दिखाया गया है। और जो ये दिख रहा है ये जर्मन वाले हैं, यानी कि जो जर्मन इलाका है उसका। तो देखिए, थोड़ी स्टोरी समझते हैं, इसे ना कहानी की तरह देखते हैं। कहानी नहीं बल्कि एक प्रकार से बातों बातों में ही हम इसे देखते हैं। क्या जो बेल्जियम और श्रीलंका का हम उदाहरण ले रहे हैं, इसे वैसे नहीं याद करना कि हाँ जो किताबी मतलब लिखा है वैसे याद कर लिया, वैसे नहीं याद करना है। आप लोगों को सिर्फ समझना है। तो देखिए, जो बेल्जियम है, ये जो बेल्जियम है, यहाँ ये कहाँ पड़ता है? सबसे पहली बात तो ये है कहाँ पे? तो ये है यूरोप महाद्वीप पर। जैसे हमारा भारत है वह एशिया महाद्वीप में, ऐसे ही ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा देश है। और जो हमारा हरियाणा राज्य है उससे भी छोटा है। और जो बेल्जियम है ये नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, मतलब इसकी सीमाएं इन देशों से लगती है। कौन कौन से? फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग। ठीक है, और दूसरी बात हमें याद रखनी कि हरियाणा राज्य से भी ये छोटा है बेल्जियम। तो हमारा जो हरियाणा राज्य है उससे छोटा है। तो इसकी जो आबादी है वह लगभग 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, हरियाणा की आबादी की आधी, हरियाणा की आबादी की आधी, यानी आबादी मतलब कि जनसंख्या। तो यहाँ की जो जातीय बुनावट है वह जटिल है। तो देखिए है क्या, यहाँ पे हमने देख लिया कि आखिर बेल्जियम कहाँ पड़ता है, कैसा देश है, क्या है क्या नहीं। क्या देखा कि बेल्जियम जो है वो यूरोप महाद्वीप का एक छोटा देश है, हरियाणा राज्य से छोटा है, और इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से अधिक है, यानी कि हरियाणा राज्य की आधी। ठीक है, और इसकी सीमाएं मतलब कि किसके पड़ोस में है? तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें क्लियर पता होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब हम इसे रटे नहीं बल्कि समझे। ठीक है, अब यहाँ की जो जातीय बनावट है वो अलग है। कैसे कि यहाँ जो देखिए, ये जो फ्लैमिश इलाका दिख रहा है, ये जो फ्लैमिश पीला पीला ये दिख रहा है, ये जो है ये 59% लोग हैं। कितना है? 59%। और जो ये बलोन एरिया दिख रहा है, यानी कि रेड कलर का बेलोनिया दिख रहा है, बेलोनिया इलाका, यहाँ पे
प्रतिशत यानी कि कह सकते हैं 40% लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और ये जो है फ्लेमिश वाले, ये डच भाषा बोलते हैं। यानी कि 59% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा। क्या बोलते हैं, फ्रेंच, वो सॉरी डच भाषा। क्या बोलते हैं, डच भाषा। और जो 40% यानी कि 40% लोग हैं वह बोलते हैं क्या, फ्रेंच भाषा। यानी कि बलोनिया वाले 40% क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा। और जो ये जो इधर दिख रहा है, ये करीबन शेष 1% बचता है। 59 हो गया और 40 हो गया, तो मतलब कि 99 हो गया, 1% बचा। जो 1% बचा ये है जर्मन, ठीक है। ये लोग जो है वह जर्मन बोलते हैं, यानी कि 1% लोग जर्मन बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसकी राजधानी ब्रसेल्स की, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर 80% लोग क्या करते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और यहाँ पर जो डच है वो 20% है, ठीक है। तो 20% लोग डच भाषा बोलते हैं, डच भाषाई वाले हैं, और 80% लोग फ्रेंच हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ये बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि फ्लेमिश, ब्लोनिया और जर्मन, ठीक है, फ्लेमिश, ब्लोनिया, जर्मन, या कह सकते हैं बलून, फ्लेमिश, जर्मन। तो ये जो है, ये क्या हमने देखा कि जो फ्लेमिश है वो 59%, यानी कि यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वह ज़्यादा हैं। और जो 40% यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले, बलोन वाले लोग हैं, ये कम हैं। और जो 63% वो तो ही हैं। और हम राजधानी की अगर बात करें तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फ्रेंच भाषा वाले ज़्यादा हैं, यानी कि 80% लोग फ्रेंच भाषा वाले हैं और 20% डच। तो देखिए यहाँ क्या कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कह सकते हैं ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध हैं। हम क्या देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो क्या है, ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध हैं। कैसे, देखो यहाँ हमने क्या देखा कि 40% ही, मतलब कि जो बलोन है वो 40% है और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये ज़्यादातर ताकतवर हैं और समृद्ध भी हैं। और डच भाषी लोग इससे क्या है, इस बात से नाराज हैं, क्या है कि वो भाई कम है लेकिन फिर भी वो मतलब समृद्ध हैं, तो नाराज वाली बात है। तो डच भाषी वाले जो लोग हैं वो नाराज है किनसे, फ्रेंच भाषा वाले से। तो क्या हुआ कि 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच क्या हो गया, तनाव बढ़ने लगा। कब 1950 और 60 के दशक में। कब, 1950 और 60 के दशक में इन लोगों के बीच क्या हुआ, फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे इन लोगों के बीच तनाव होने लगा, तनाव बढ़ने लगा। फिर ब्रुसेल्स में तनाव ज़्यादा दिखा। उसके बाद में फिर हमें कहाँ देखने को मिलता है, ब्रसेल्स में, ठीक है, वहाँ भी तनाव बढ़ने लगा। अब इस कहानी को अगर हम यहीं छोड़ें और उसके बाद में हम देखें श्रीलंका की स्टोरी, तो श्रीलंका में क्या होता है, देखो श्रीलंका में भी यही है। यहाँ भी हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि यहाँ हमारे कौन है, बिलोनिया क्षेत्र वाले, फ्लैमिश वाले, यानी कि बिलोनिया इलाका, फ्लैमिश इलाका और जर्मन इलाका, ठीक है। और जो फ्लैमिश है वो 59% लोग हैं, क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। और जो बलोनिया वाले वो 40% लोग हैं, वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और जो शेष 1% बचे वो जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। और अगर हम बात करें इधर श्रीलंका की, तो श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन दोनों की स्टोरी बाद में चेंज हो जाती, अभी एक जैसी दिखेगी, बाद में चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, यानी कि जातीय समुदाय, जातीय समूह ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ क्या होता है कि जो श्रीलंका, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है उसके मतलब हमारा जो भारत है उससे बिल्कुल किनारे पे है श्रीलंका, सीमा है उससे, ठीक है। तो दक्षिण एशिया में स्थित एक क्या है, द्वीपीय देश है, यानी कि दक्षिण एशिया में स्थित है। कहाँ, दक्षिण एशिया में, ठीक है, दक्षिण एशिया में स्थित है, एक द्वीपीय देश है। इसकी आबादी जो है वो 2 करोड़ है। किसकी है, कितनी है, 2 करोड़। और किसकी, श्रीलंका की। और उसकी क्या थी, हरियाणा की आबादी की
आधी थी, यानी कि 1 करोड़ से अधिक, और इसके 2 करोड़ हैं। तो क्या ये मतलब जो है वो लगभग हरियाणा के बराबर है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ भी जो है यहाँ भी जातीय समूह है, मतलब कि जातीय वाला विवाद है, जाति वाला विवाद है, जैसे कि वहाँ पे था। और यहाँ पर हम देखेंगे तो मेनली मतलब कि 2 समुदायों के बीच विवाद है, सिंगली और तमिल। किसके बीच? सिंगली और तमिल। तो देखें, ये जो सिंगली जो दिख रहे हैं ये इस कलर से डिनोट किए गए हैं, और जो ये तमिल है ये इससे, ठीक है। तो जरा हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सिंगली है वो 74% है, तमिल है 80%, और तमिल भी यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, एक तो श्रीलंका वाले और एक भारतीय मूल के, यानी कि जो भारत से रह के जो भारत वाले हैं। भारत वाले कैसे कि यहाँ पे जो पहले लोग थे भारत में जो, वो जाके श्रीलंका में बस गए, और जब श्रीलंका में बस गए तो अब उनकी जो पीढ़ी है उन्हें हम कहेंगे भारतीय तमिल। तो जो भारतीय तमिल है और श्रीलंका वाले तमिल है, तो वहाँ पर भी 2 तरह के तमिल हैं। तो तमिल जो है वो मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बटे हैं। कहाँ? उत्तर और पूर्वी प्रांतों में। और एक बात, जो सिंगली लोग हैं वो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो हिंदू है वो जो तमिल लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को मानते हैं, यानी कि हिंदू धर्म को भी और मुसलमान धर्म को। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 7% जो लोग हैं वो ईसाई हैं, यानी कि सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं को बोलते हैं, सिंगली वाली भी और तमिल वाली भी। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो देखो, श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। हमें कब मिली? हमारे देश को कब आज़ादी मिली, कब स्वतंत्रता मिली? तो 1947। बच्चा बच्चा जानता है ये बात कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। तो उसे जो श्रीलंका में अगर बात करें तो श्रीलंका में 1948 में मतलब स्वतंत्रता मिली थी। और यहाँ पर क्या होता है कि श्रीलंका में जो है सबसे ज़्यादा सिंगली लोगों का ही मतलब दबदबा है, ठीक है। सिंगली लोग ही, सिंगली समुदाय वाले लोग ही ज़्यादातर यहाँ पर मतलब दबदबा है इनका, क्योंकि वो ज़्यादा है, बहुसंख्यक है। तो क्या होता है कि 1956 में कानून बनता है। तो जब 1956 में कानून बनता है और उसमें क्या होता है कि उसमें कह दिया जाता है कि सिंगली भाषा जो है वो राजभाषा है, यानी कि सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया जाता है। कब? 1956 में कानून बनाया जाता है। ये बात याद रखना कि 1956 में कानून बनाया गया था, कहाँ? श्रीलंका में, जहाँ पे सिंगली भाषा को क्या कर दिया था? राजभाषा घोषित कर दिया गया था। फिर क्या होता है कि सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को क्या करती है? प्राथमिकता दी जाती है, मतलब कि हर जगह सिंगली लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती है। और ये जो तमिल लोग हैं भाई, इनके साथ तो फिर मतलब इन्हें भी नाराज़गी होती है, क्योंकि इन्हें कोई भी उस प्रकार का कुछ नहीं मिलता, कोई भी प्राथमिकता नहीं मिलती। तो क्या होता है कि सरकार जो है वो बौद्ध मत को संरक्षण देती, क्योंकि सिंगली जो है वो बौद्ध मत को मानते हैं, इसलिए। तो क्या तब जब मतलब ये सब हो रहा होता है तो जो तमिल जनता है, जो तमिल लोग हैं, वो क्या होते हैं? वो नाराज हो जाते हैं, और फिर ये अपनी एक राजनीतिक पार्टियां बनाने लगते हैं। तमिल लोग क्या करते हैं? अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने लगते हैं। और सबसे मतलब जो तमिल लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हमें भाई हमारी तमिल भाषा को राजभाषा घोषित करो। सबसे पहली बात क्या मतलब क्यों संघर्ष करते हैं? ये इसलिए संघर्ष करते हैं कि हमारी जो तमिल भाषा है उसे राजभाषा घोषित कर दो, यानी कि तमिल को राजभाषा घोषित कर दो। शिक्षा और रोजगार में हमें समान अवसर दे दो, जैसे आप सिंगलियों के लिए दे रहे हो वैसे हमें भी दो। तमिल लोगों ने अपना एक क्या करते हैं, मतलब ये लोग जो हैं ये एक उग्र संगठन बनाते हैं जिसका नाम है लिट्टे, ठीक है। क्या नाम है? लिट्टे, याद रखना। लिट्टे नामक एक उग्र संगठन बनाते हैं। कौन? तमिल लोग। और फिर क्या होता है कि फिर जब ये सब हो रहा होता है फिर मतलब दोनों समुदायों के बीच टकराव होने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? गृह युद्ध छिड़ जाता है। फिर क्या होता है? गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर यानी कि सत्ता जो है वो अधिक जो मतलब सत्ता है वो सबसे ज़्यादा सिंगलियों के पास है, यानी कि तमिल को कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पर शक्तियाँ सिर्फ तमिलों को, वो सॉरी सिंगलियों को दी गई हैं, तमिलों को कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। और अगर हम बात करें बेल्जियम की,
तो बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ था। बेल्जियम में बहुत सही हुआ। और वो क्या हुआ कि जो बेल्जियम था उसने कुछ कानून, मतलब 4 कानून बनाए। कितने? 4 कानून, सॉरी 4 संशोधन किए थे उसने। 4 संशोधन किए। कब? 1970 से 1993 के बीच 4 संशोधन उसने किए। क्यों? क्योंकि मतलब देश में जो लोग हैं, देश में जो सभी लोग हैं वह जैसे कि बेलोनिया क्षेत्र वाले या फ्लैमिश वाले, यानी कि डच बोलने वाले, फ्रेंच वाले, जर्मन वाले, वो सभी जो हैं वह मिलजुल कर रहे। ठीक है, वो कोई भी मतलब लड़ाई ना करे, ये ना कहे कि हमें कम प्रायोरिटी दी जाती है और तुम्हें ज़्यादा दी जाती है। तो जैसे श्रीलंका में हुआ कि युद्ध छिड़ गया, वैसे वहाँ भी युद्ध छिड़ सकता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 4 संशोधन किए। तो जो, और हाँ, जो बेल्जियम के नेता थे, ठीक है, उन्होंने जो क्षेत्रीय अंतर थे उन्हें, और सांस्कृतिक जो विविधता थी, सांस्कृतिक मतलब कि जो कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते थे जैसे यहाँ पे, और कुछ लोग हिंदू और मुसलमान को मानते थे, इस टाइप से जो सांस्कृतिक यानी कि संस्कृतियों से जो मतलब विविधताएं थी, वह क्या कर दिया, उन्हें मतलब स्वीकार किया। उन्हें क्या किया? स्वीकार किया कि नहीं भाई, तुम्हारी अगर है तो अगर हमारी है तो तुम्हारी भी है, तो दोनों मतलब चलेंगे, समान मिलेगी सबको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा वाले जो मंत्री हैं उनकी संख्या समान रहेगी। मतलब दोनों हर मतलब दोनों समुदाय के जो मंत्री होंगे वो समान होंगे। ये नहीं कि या इधर के मंत्री हैं मतलब बेलोनिया क्षेत्र के हैं लेकिन फ्लैमिश के नहीं हैं, और फ्लैमिश से हैं तो इस टाइप से मतलब कोई भी कुछ नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि जब दोनों मतलब जब दोनों भाषा के लोग, दोनों समुदायों के सांसदों का बहुमत होगा तभी कोई नया कानून बनेगा, तभी कोई विशेष बात पे मतलब विशेष चर्चे पे कोई मतलब कानून बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये नहीं कि पता चला कह दिया बेलोनिया वालों ने कि भाई ये कानून पारित कर दो, तो सरकार ने या मान लो किसी ने भी तो उन लोगों ने क्या कर दिया, उसे मान लिया और पारित कर दिया। जबकि ऐसा ये लोग चाहते नहीं, फ्लैमिश वाले चाहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मानना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कानून जब बनेंगे तब दोनों सांसदों का बहुमत होगा तभी बनेंगे। और फिर इन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वह देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी जाएंगी। ठीक है, यानी कि लोगों ने क्या किया, अपनी जो केंद्र सरकार की सारी शक्तियां थी वो देश के 2 इलाकों को दे दी, क्षेत्रीय सरकार को दे दी। ठीक है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों को क्या है, समान प्रतिनिधित्व है। इन्हें कहा कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का जो है वह समान प्रतिनिधित्व है। मतलब समान प्रतिनिधित्व का मतलब प्रतिनिधि जो होता है मतलब तो उसका प्रतिनिधित्व है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की भी सरकार बनेगी। जैसे कि हमारे यहाँ भी क्या होता है कि केंद्र सरकार बनती है, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार है, जैसे कि ये सब ग्राम पंचायत वगैरह चीजें बनती रहती है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकार के अलावा क्या तीसरे स्तर की सरकार भी है, क्या सामुदायिक सरकार बनेगी। तो इन्होंने मतलब ये जो कुछ कदम उठाए इसकी वजह से यहाँ पर लड़ाई जो होने को थी, शायद हो सकती थी, वो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सत्ता का बंटवारा कर दिया। ये नहीं कि पता चला जो सत्ता है वो सिर्फ डच भाषी वालों के पास रहेगी, फ्रेंच वालों के पास नहीं रहेगी, और इसके तो यही सब था। ठीक है, हमारा ये चैप्टर जो है बहुत मतलब बहुत ही इजी है। वैसे लगता है शायद मुझे भी कठिन लगता था, और हिसाब से पढ़ो तो सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर क्या है इसमें कहा गया। और अगले हम जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी समझ मतलब बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आपसे भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।